मजेदार होने वाली। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ये देखेंगे कि संस्कृत में सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्राचीन क्या है और सर्वश्रेष्ठ क्या है। ठीक है, बच्चों को बुला लीजिए। तो प्रतियोगी संस्कृतम का एपिसोड नंबर 54, संस्कृत में सर्वप्रथम माने सबसे पहला ग्रंथ कौन है, सबसे पहला प्राकृत ग्रंथ कौन है, सबसे पहला लौकिक संस्कृत का ग्रंथ कौन है, नहीं, सबसे पहला खंड काव्य का कवि कौन है, सबसे पहला महाकाव्यकार कौन है, इस प्रकार के सवाल। और सबसे प्राचीन टीकाकार कौन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, इस प्रकार की चीजें। और सर्वश्रेष्ठ क्या है, अभिज्ञान शाकुंतल में सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है, इस प्रकार की चीजें। तो ये बड़ी मजेदार होने वाली है, बहुत मजेदार, आपको अच्छा लगेगा आज। तो एपिसोड नंबर 54, चाहे आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, यूपीएससी, किसी भी परीक्षा अथवा कोई परीक्षा ना दे रहे हो, सिर्फ भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय हैं, तो भी आपको संस्कृत की इन चीजों को जानना चाहिए। देखिए कितनी मजेदार चीजें। पहला लिखा है, यहां देख लीजिए, सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन, इधर लिखेंगे सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन, इधर आपको मिलेगा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। तो देखिए प्राचीनतम वेद बोले तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। कोई अब आपसे कभी भी पूछे, चाहे आप किसी परीक्षा को दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, चाहे आपको परीक्षा देना हो चाहे ना देना हो, तो भी ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सर्वप्राचीन वेद पूछेगा, सर्वप्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद, और सर्वप्राचीनतम पुराण पूछे तो ब्रह्म पुराण। 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण में सबसे प्राचीनतम पुराण ब्रह्म पुराण है। और 4 वेद होते हैं, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है। सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब हुआ प्राचीन, और प्राचीन में भी सबसे प्राचीन। तो स्मृति ग्रंथ बहुत हैं हमारे यहाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो भैया स्मृतियों में सबसे पहली स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे शुरुआत की स्मृति ग्रंथ कौन है, तो मनुस्मृति है। प्रभाशंकर जी नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं दोबारा कोई नहीं बताएगा। पहला पुराण, प्राचीनतम पुराण ब्रह्म पुराण है। पहला वेद यानी प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और प्राकृत काव्यों में सबसे पहला काव्य या सबसे प्राचीनतम काव्य सेतुबंध है। कौन सा बंध है भैया? सेतुबंध। तो इसको नोट कर लीजिए, प्राकृत काव्यों में प्राचीनतम काव्य है सेतुबंध। अब कोई पूछे कि भैया सेतुबंध कैसा काव्य है, तो आपको लिखना प्राकृत महाकाव्य। प्राकृत है, प्राकृत एक भाषा है, प्राकृत भाषा में लिखा गया पहला काव्य है सेतुबंध। आइए 5वां नंबर, अब यहां भी आपको देखना है सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन, और इधर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। तो देखिए आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा, जितनी आर्य भाषाएं हैं हमारी, हिंदी हो संस्कृत हो भारोपी भाषाएं हैं, तो जितनी आर्य भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीन है वैदिक संस्कृत। क्या है भैया? वैदिक संस्कृत। और लोक कथा प्राचीनतम संग्रह, लोक कथाओं में सबसे प्राचीनतम कथा, जितनी लोक कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, मुख्य मुख्य कथाएं हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम कथा कौन है? बृहत कथा। कौन सी कथा है? बृहत कथा। शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ, शिक्षा के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? प्रातिशाख्य। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताना है। आए लोक कथा प्राचीनतम संग्रह कौन है? जोर से बोलिए। बृहत कथा। और शिक्षा ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ प्रातिशाख्य है। और भाषा शास्त्र का यानी जिसको आजकल आप भाषा विज्ञान कहते हैं, भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो यास्क का निरुक्त है। यास्क ने निरुक्त लिखा है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा भाषा शास्त्र से प्राचीनतम ग्रंथ कहा, तो क्या लिखेंगे? हाँ, निरुक्त। जोर से बोलो, नहीं आज खाना नहीं मिलेगा। बोलो हाँ, खाना है तो आपको आज जोर से बोलना होगा। सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताना है। मनुस्मृति के प्राचीनतम टीकाकार बताओ। मनुस्मृति पहली स्मृति बताएगी नहीं, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के प्राचीनतम टीकाकार पूछे तो मेधातिथि। क्या लिखना है? मेधातिथि। जोर से बोलिए, मेधातिथि। अब मनुस्मृति सबसे पहली स्मृति है, प्राचीनतम स्मृति है। और उस मनुस्मृति के सबसे पहले टीकाकार, प्राचीनतम टीकाकार जो संस्कृत में टीका लिखी गई है, वो है मेधातिथि। और वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ 6 वेदांग हैं, और 6 वेदांगों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कल्पसूत्र कहे गए। कौन से? कल्पसूत्र। और अमरुक शतक के प्राचीनतम टीकाकार। अमरुक शतक महर्षि अमरुक की
कवि अमरुक की लिखा गया शतक ग्रंथ है। अर्जुन वर्मदेव ने अमरु शतक का सबसे प्राचीनतम टीका लिखी, सबसे पहली टीका, प्राचीनतम टीका। देखिए वेदों में बहुत लोगों ने भाष्य किया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्यकर्ता कौन है? आचार्य सायण। बोलो, आचार्य सायण। सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्यकर्ता कौन है? आचार्य सायण। बहुत सही बोल रहे हैं। आगे देखिए 13वें नंबर पर, यहाँ सर्वश्रेष्ठ गद्यकार कौन है? बाणभट्ट। गद्यकार माने कादंबरी जिसने लिखी, हर्षचरितम जिसने लिखा, गद्य में गद्य सम्राट माने जाते हैं बाणभट्ट। इसलिए आपसे कभी सवाल पूछेगा कि संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्यकार कहा, तो आप आंख मूंद के लिख देंगे क्या? बाणभट्ट। अब ये मत कहना कि आंख मूंद लेंगे तो लिखेंगे कैसे। आंख मूंद के लिखने का मतलब है बिना सोचे समझे लिख देना ना। तो सर्वश्रेष्ठ गद्यकार कौन है? बाणभट्ट। और सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण कौन है? महर्षि पाणिनि। बहुत वैयाकरण हुए, पाणिनि के पहले भी वैयाकरण हुए और पाणिनि के बाद भी वैयाकरण हुए। कात्यायन हुए, पतंजलि हुए, आपिशल हुए, शाकटायन हुए, शाकल्य हुए, बहुत सारे। महर्षि पाणिनि के पहले माने अष्टाध्यायी लिखे जाने के पहले भी वैयाकरण हुए और बाद में हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण संस्कृत व्याकरण शास्त्र के तो महर्षि पाणिनि का नाम लिखना है। और सर्वश्रेष्ठ नाटककार पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ नाटककार तो कालिदास को लिखना है, क्योंकि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल जगत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये नाटककार भी हैं, महाकाव्यकार भी हैं, खंड काव्यकार भी हैं, गीत काव्यकार हैं, बहुत सारी चीजें लिखी कालिदास ने। वैसे तो संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि भी हम कालिदास को ही कहेंगे, पर सर्वश्रेष्ठ नाटककार पूछे तो अभिज्ञान शाकुंतल की वजह से आपको कालिदास का नाम लेना चाहिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे गए तो प्रबोध चंद्रोदय। कौन सा नाटक है? प्रबोध चंद्रोदय। कैसा नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक। कैसा नाटक है? और सुनिए, सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक ग्रंथ तंत्रालोक है। पूछेगा सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अच्छा तांत्रिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपको लिखना है तंत्रालोक। क्या है ये? देखो, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछेगा तो, और सर्वश्रेष्ठ नाटककार पूछेगा तो कालिदास, और सर्वश्रेष्ठ वो कहेगा कि खंड काव्यकार, पहले खंड काव्यकार पूछेगा तो भी कालिदास। पहला खंड काव्य मेघदूत को उन्होंने लिखा है, तो संस्कृत के या दूत काव्य लिखने वाले कालिदास हैं। सबसे पहला दूत काव्य कालिदास का है। काश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ अभिनवगुप्त माने जाते हैं। काश्मीरी लेखक बहुत हुए हैं, बहुत सारे काश्मीरी लेखक हुए। उनमें सबसे बढ़िया कौन? बिल्हण है, कल्हण है, अभिनवगुप्त है, मम्मट हैं, क्षेमेंद्र हैं, ऐसे बहुत सारे काश्मीरी कवि हैं। तो सभी काश्मीरी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं अभिनवगुप्त। कौन है? हाँ, 2-3 बार नाम लो, जोर। अभिनवगुप्त। और शाकुंतल का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? हाँ सर, अब शाकुंतल का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? चतुर्थ अंक का। नाटके वो है ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ध्यान रखिएगा, कभी पंक्ति भूलनी नहीं चाहिए। शाकुंतल का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा भैया? चौथा अंक। आइए, रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कौन है? तो रस सूत्र में अभिनवगुप्त हैं। रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात दृश्य निष्पत्ति, भरत के नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में लिखा है। इसकी व्याख्या भट्टलोल्लट ने भी की, शंकुक ने भी की, भट्टनायक ने भी की, अभिनवगुप्त ने भी की। लेकिन चारों रस सूत्र के व्याख्याकारों में सबसे बढ़िया व्याख्याकार, सबसे बढ़िया भाष्यकार अभिनवगुप्त हैं। तो कभी आपसे पूछे कि भैया रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कौन है, तो अभिनवगुप्त हैं। अब देखिए, शंकर भट्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? विज्ञानेश्वर। और संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? हाँ, बार बार इसको कह रहा हूं, आप 1000 बार देखिएगा, जब भी कभी परीक्षा में पूछे तो आप भूलना नहीं है। और राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? राजशेखर के मत में, हम इसलिए राजशेखर के मत में लिखे। वैसे तो दुनिया सबसे बढ़िया नाटक कहती है विज्ञान शाकुंतल को, लेकिन राजशेखर ने, कवि राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्नवासो दत्तम है। भास का लिखा हुआ स्वप्नवासो दत्तम सबसे बढ़िया नाटक है अकॉर्डिंग टू राजशेखर। लेकिन दुनिया कहती है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। अब देखिए, श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। इसमें तो आंख मूंद के मारना है। मेघदूत में भी प्रलंब श्रृंगार है, उनके विज्ञान शाकुंतल में भी श्रृंगार रस है। मालविका वो विक्रमोर्वशीयम में देखिए, मालविकाग्निमित्रम में देखिए ना, कुमार संभव में देखिए, तो ज्यादातर उन्होंने कौन सा रस ले लिया?
तो कालिदास श्रृंगार रस में सभी बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास माने जाते हैं। और करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, हाँ, तो एक बार कालिदास और भवभूति का जोड़ा होगा और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कालिदास में क्या अच्छाइयाँ हैं, भवभूति में क्या अच्छाइयाँ हैं। तो हम लोग कालिदास को भी अपने यहाँ बुलाएंगे, भवभूति को भी बुलाएंगे, तब निपटा जाएगा कि देखें कालिदास श्रृंगार के बारे में क्या कहते हैं। और करुण रस के बारे में तो भवभूति ने कहा ये कि एको रसा करुण एव निमित्त भेदात। तो भवभूति ने करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि। हाँ, अब आ गया लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8। चाहे भाई रोज मिलेगा एक पाठ सुबह 8 शाम 8, रोज मिलेगा एक पाठ सुबह 8 शाम 8। देखना मत भूलिए। देखिए इतनी अच्छी चीज़, यदि आप 8 बजे लाइव नहीं आते तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती। और ध्यान रखिएगा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए संस्कृत गंगा स्कूल खुल गया है। इसी में आपके YouTube चैनल में ही संस्कृत गंगा स्कूल खुल गया है। कक्षा 6 वाले जाके चाँप के पढ़ें, कक्षा 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, बहुत मास्टर उसमें पढ़ा रहे हैं। तो कोरोना के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो संस्कृत पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपके बड़े भैया लोग तो संस्कृत गंगा चैनल से पढ़ लेते हैं। पता चला कि यार उनका बेटवा नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे हमारे साहब भैया यहाँ के संस्कृत गंगा में बैठ के पढ़ लेते थे, इनका बेटवा बेकार हो जा रहा था। इसलिए ऐसे बेटा बेटियों के लिए जो संस्कृत गंगा में आकर के तैयारी करते हैं लेकिन उनका बेटा बेटी घर में पढ़ता नहीं है, इसलिए उन सभी बेटा बेटियों के लिए, क्योंकि भाई आपके बेटवा हमारा बेटवा, तो इसे बेटा बेटी के लिए ये हुआ कि भाई एक संस्कृत गंगा स्कूल। हाँ, आपका लड़का हमारा लड़का, और का लड़का कौन बटा है। तो इसलिए उनको ध्यान में रखने के लिए कि जो माता पिता अपनी तैयारी के चक्कर में बच्चों की तैयारी ठीक से नहीं करवा पा रहे थे। और इस कोरोना काल, हर साल कोरोना आ जाता है और कोरोना आ जाता है, स्कूल खुलता नहीं तो लड़का पढ़ नहीं पाता। इसलिए संस्कृत गंगा स्कूल खोला गया है। आपके वो स्कूल कहाँ खोला गया है? आपके यूट्यूब चैनल में, इसी मोबाइल में स्कूल खुला है। तो संस्कृत गंगा स्कूल नाम का एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड की और CBSE जहाँ जहाँ भी संस्कृत है कोशिश की जाएगी कि बहुत सारे मास्टर अपने पास हैं तो सब लोग इसमें पढ़ाएंगे। मैं भी पढ़ाऊंगा जो पढ़ा सकता हूं। तो मित्रों, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे निश्चित आना मत भूलिएगा और संस्कृत गंगा स्कूल को देखना मत भूलिएगा। तो हम फिर नई कक्षा में उपस्थित होंगे। कब? 8 बजे, चाहे सुबह 8 चाहे शाम 8, लेकिन आएंगे 8 ही बजे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।